हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि ये थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है हम 16th फाइनेंस कमीशन के कुछ मेजर चीजें जानने वाले हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फाइनेंस कमीशन एक्चुअली में होता क्या है, इसके फंक्शंस, पावर वगैरह, वो सारी चीजें हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और भी साथ ही साथ और भी ये जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी और पब्लिक इकोनॉमी के एस्पेक्ट से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर बार यूजीसी नेट के एग्जाम में, पीजीटी टीजीटी में। अगर आप इकोनॉमिक्स के टीचर या फिर लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे 16 फाइनेंस कमीशन पूछ ही लिया जाता है कभी ना कभी। तो इसके रिलेटेड जनरल नॉलेज और जो है कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज इसी क्लास में इन सारी मेजर इंपॉर्टेंट चीजों को हम जो है डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक्चुअल में होता क्या है, इसकी पावर्स, इसके फंक्शंस, ठीक है, वो सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, फाइनेंस कमीशन इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि फाइनेंस कमीशन एक बैलेंसिंग व्हील होता है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब इंडिया जो है एक फेडरल स्टेट है, जिसमें कि यूनियन स्टेट, जिसमें कि यूनियन, फिर जो है उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के नीचे फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो है लोकल बॉडीज होती है। ठीक है। तो लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, दीज गवर्नमेंट्स फॉर्म फेडरल गवर्नमेंट। सो इनके बीच में जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर फाइनेंशियल रिलेशंस को बैलेंस करना फाइनेंस कमीशन का मेजर रोल होता है। ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 28 में क्या मेंशन है। 280 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में मेंशन है कि फाइनेंस कमीशन को एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है फॉर्म किया जाना चाहिए या फिर कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में भी मेंशन है, ये स्टेटमेंट मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। हालांकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, क्योंकि आर्टिकल 280 के तहत इसको गठन करने की बात बोली जाती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ साथ ये क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब कुछ लीगल पावर्स जो है ये एक्ट करता है, कुछ लीगल पावर्स, कुछ अथॉरिटी जो है इसके पास होती है चीजों को करने में, चीजों की मतलब इसके फंक्शंस को, इसकी परफॉर्मेंस को या फिर इसकी ड्यूटी को करने के लिए। तो वो क्या स्पेशल पावर्स है वो समझेंगे हम। एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 12 दैट इज मेंशन हियर दैट सिविल कोर्ट की पावर्स जो है फाइनेंस कमीशन के पास होती है। ठीक है। फिर एडजुकेटरी रोल जो है ये प्ले करता है फिस्कल फेडरलिज्म में, मतलब यूनियन स्टेट और लोकल बॉडी और या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन या फिर फाइनेंशियल मेजर्स के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल रिलेशन ट्रांजेक्शन्स के बारे में, शेयरिंग ऑफ टैक्सेस और रेवेन्यूज के बारे में बात करता है। लीगल डीमिंग प्रोविजंस, इसमें कुछ जो है लीगल प्रोसीजर्स भी एक्ट करने की पावर होती है। तो इसको वन बाय वन थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है सिविल कोड पावर, एजुकेटरी रोल क्या है, फिर लीगल गेमिंग प्रोविजंस क्या है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सिविल कोड पावर। सिविल कोड पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अंडर फाइनेंस कमीशन, अंडर द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन, miscellaneous provision act 1951, the commission is vested with the power of civil code under code of civil procedures 1908 for the following matters। तो जैसे कि समनिंग ऑफ विटनेस, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्विजिशनिंग रिकॉर्ड्स, इन ये सारी पावर जो है सिविल कोर्ट को जो पावर मिलती है उसी की तरह जो है फाइनेंस कमीशन को भी ये पावर मिली हुई है कि इट कैन समन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एनफोर्स देयर अटेंडेंस टू एग्जामाइन देम एंड ओथ। अगर कोई
पेशी की जाती है, अब तो यहाँ पे समन कर सकता है, किसी को भी कोर्ट में बुला सकता है, उससे पूछताछ की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई कारणवशतः ऐसा किया जाना होगा तो। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट हैज द अथॉरिटी टू रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। इसके पास किसी भी ऑफिस से कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर चाहिए होगी, प्रोसेस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड लोकल बॉडीज, तो वो वहां पे किसी भी ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है डिस्क्लोज करवा सकते हैं, डिस्कवर करवा सकते हैं। रिक्विजिशन रिकॉर्ड्स, इट कैन डिमांड एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी फ्रॉम एनी ऑफिस और कोर्ट टू असिस्ट इन इट्स डिलीबरेशन। तो किसी भी कोर्ट, किसी भी ऑफिस, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर किसी भी एंटिटीज से जो है ये डॉक्यूमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड्स जो है मांग सकती है। ठीक है, और उसको अपने जो है रिकमेंडेशन में या फिर गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सजेशन देने में यूज कर सकती है। नेक्स्ट, सेकेंड इसका जो फंक्शन है, एजुकेटरी रोल इन फिस्कल फेडरलिज्म। तो वाइल इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल कोर्ट, जो क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल कोर्ट नहीं है, its roles involve educating complex financial relations between the union and the states. It acts as an independent arbitrator to ये दो चीजें जो है यहाँ पे करता है एडुकेटरी रोल के अंदर। इसका जो है रिसॉल्व फिस्कल बैलेंस रिसॉल्व करता है, जैसे कि यूनियन और स्टेट के बीच में हर साल जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट से कुछ हेड से जो है टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है कलेक्ट करता है, और उससे कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है। सो इट डिटरमाइंस द वर्टिकल सेंटर टू स्टेट एंड हॉरिजॉन्टल अमंग स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसेस। यहाँ पे नेट टैक्स प्रोसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें कुछ कलेक्शन के कॉस्ट और जो है सरचार्ज और सेसेस वगैरह जो है इंक्लूडेड होते हैं, तो उसको एक्सक्लूड करने के बाद जो टैक्स बचता है उसको नेट टैक्स बोला जाता है। तो उस नेट टैक्स प्रोसीड से जो है वो स्टेट्स को अपने हिस्से का कुछ जो है टैक्स शेयर, मतलब कि रेवेन्यू शेयर्स करते हैं, जो कि टैक्सेस से कलेक्ट हुआ होता है। देन एक्साइज डिस्क्रिशन, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होती हैं फाइनेंस कमीशन के पास, जैसे कि इट्स रिकमेंडेशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपर्ट जजमेंट। बहुत सारी स्टडीज करने के बाद, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो है मीटिंग करने के बाद, उनके स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ जो है बातचीत करने के बाद एक्सपर्ट जजमेंट दी जाती है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के थ्रू, और ए रिगोरस कंसल्टेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक हियरिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हिच मिरर्स ए जुडिशियल इंक्वायरी। तो जुडिशियल इंक्वायरी की जाती है इससे, इसके द्वारा रिकमेंडेशन देने से पहले, यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी रिकमेंडेशन देने से पहले ये फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ जो है उनकी प्रॉब्लम, उनकी जो है डिफिकल्टीज या वो सारी चीजों को समझने के बाद ये रेकमेंड करते हैं यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, देन लीगल डीमिंग प्रोविजन की अगर हम बात करें, जो कि थर्ड फंक्शन या पावर कह लो फाइनेंस कमीशन का होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द कमीशन इज डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो इंडियन पेनल कोड के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, तो उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसके आगे जो है बहुत सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब कि सब चीजों को रिव्यू रीचेक करने के बाद जो भी लीगल मैटर होंगी या फिर लीगल तरीके से जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं उसको जो है यहाँ पे एक थोरो स्टडी की जाती है। ठीक है, देन क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर बात करें, इट इज डीम्ड ए सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, allowing it to record facts and forward cases of contempt or non-compliance to the magistrate। तो मजिस्ट्रेट से कुछ पूछे या उनसे बिना कोई परमिशन लिए, बिना इनके पास वो अथॉरिटी होती है किसी भी प्रोसेस या फैक्ट चेकिंग या रिकॉर्ड को जो है ये अलाउ करते हैं एक्सेस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए फैक्ट्स को और उसको फॉरवर्ड करने के लिए ये इसके पास जो है अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो इनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है किसी मजिस्ट्रेट या फिर किसी सिविल कोर्ट के जज। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ही एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव कमीशन है, जिसको हम वित्तीय आयोग भी बोलते हैं हिंदी में, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो डिस्पाइट दीज पावर्स फाइनेंस कमीशन रिमेन्स
एडवाइजरी। तो ये सारी पावर होने के बावजूद भी ये एक जो है एडवाइजरी की तरह काम करता है। इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो इनकी फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, मतलब मानने के लिए जरूरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए ये सारी चीजें मानना, लेकिन फिर भी इनके रिकमेंडेशन को एक सिग्निफिकेंट स्टेटस दिया जाता है, दो दे आर ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड ड्यू टू द कमीशंस हाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्वासी जुडिशियल नेचर। क्वासी जुडिशियल नेचर और हाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की वजह से इनकी रिकमेंडेशंस को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मान्य करते हैं। कुछ रिकमेंडेशंस को, सारी रिकमेंडेशंस मानेंगे ये जरूरी नहीं है, कुछ रिकमेंडेशंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी एक्सेप्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन की अगर बात करें, मतलब कि कौन कौन लोग जो है फाइनेंस कमीशन में होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, वो सारी चीजें हम भी समझेंगे। तो देखिए अंडर आर्टिकल 280 स्टेटमेंट 1 कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स, ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जितने भी चेयरमैन और जो अदर 4 मेंबर हैं, फुल टाइम मेंबर और या फिर पार्ट टाइम मेंबर्स, तो उनको सबको जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 स्पेसिफाइज द फॉलोइंग मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। तो जो मेंबर होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस कुछ होती हैं, जैसे कि नीचे यहाँ पे चेयरमैन की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। तो पब्लिक अफेयर्स में, पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस में उनको जो है नॉलेज और एक्सपीरियंस होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। देन जो 4 मेंबर्स होते हैं, सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु आर हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट जज होने की क्वालिफिकेशन उनमें होनी चाहिए। दूसरा, possesses specialized knowledge of government finance and accounts. Third, have wide experience in financial matters and administration. फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फोर्थ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज उनको जो है होना जरूरी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मेंबर बनेंगे या फिर चेयरमैन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16th फाइनेंस कमीशन के अभी करंट कंपोजिशन, कौन कौन है यहाँ पे। तो 16th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 31 दिसंबर। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको कब बनाया गया था, 31 दिसंबर 2023 टू कवर द अवार्ड पीरियड फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2031। इट्स करंट मेंबर्स आर, यहाँ पे पोजीशन दी है, नेम है और बैकग्राउंड या फिर प्रीवियस कोड। तो कब से कब के लिए इसको बनाया गया, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जो है ये फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो इनके अभी की करंट चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगारिया, फॉर्मर वाइस चेयरमैन और नीति आयोग के जो है फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे ये, ठीक है। और फुल टाइम मेंबर श्री अजय नारायण झा, फॉर्मर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं और फॉर्मर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी हैं। थर्ड है हमारे श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, जो कि फुल टाइम मेंबर की तरह अभी अपॉइंटेड किए गए हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन डॉक्टर मनोज पंडा, फुल टाइम मेंबर, फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देन है हमारे सौम्या कांति घोष, की एक लेडी मेंबर भी है यहाँ पे, जो पार्ट टाइम मेंबर्स हैं और ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये यहाँ पे रिक्रूट किए गए हैं, ठीक है। देन सेक्रेटरी श्री ऋद्विक रंजनम पांडे, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी हैं फाइनेंस कमीशन के अभी के, आईएएस ऑफिसर भी हैं और फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो ये अभी करंटली हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये उनकी फोटो जब वो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे और उस टाइम की ये फोटो है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि टेन्योर की अगर हम बात करें, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे कि अभी इनकी ऑफिस की टेन्योर हमने देखी 1 अप्रैल 2026 से
31 मार्च 2031 तक इनकी जो है अभी अपॉइंटमेंट की गई। आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, इनको फिर री अपॉइंटमेंट भी दी जा सकती है अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। एडवाइजरी नेचर होती है इनकी। द कमीशन रिकमेंडेशन आर नॉट लीगली बाइंडिंग जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड ऑन द गवर्नमेंट बट कैरी सिग्निफिकेंट वेट्स इन फिजिकल फेडरलिज्म। तो फाइनेंशियल रिलेशन की अगर बात करें यूनियन स्टेट और जो लोकल बॉडीज है उनमें जो है फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में डिफाइन करना जो है ये एक करने में ये जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस कमीशन। रिपोर्टिंग की अगर बात करें, द 16th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन 17 नवंबर 2025। तो 17 नवंबर 2025 को जो है फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और ये वो रिपोर्ट सबमिट करने के दौरान की तस्वीर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर रिकमेंडेशंस क्या है अभी जो है हम समझेंगे इसमें। द रिपोर्ट वाज टेबल इन पार्लियामेंट ऑन 1 फरवरी 2026। तो जिस दिन बजट पेश की गई 1 फरवरी 2026, तो उसी दिन जो है ये मेजर्स रिकमेंडेशंस को भी एक्सेप्ट करने के बाद कुछ चीजें जिन जिन रिकमेंडेशंस को जो है गवर्नमेंट एक्सेप्ट की थी उन रिकमेंडेशन को 1 फरवरी 2026 के बजट के दौरान उसके बाद जो है इसको पेश किया गया। आउटलाइनिंग ए फिस्कल रोड मैप फॉर द 5 year पीरियड फ्रॉम 26-27 टू 2030-31 तक। तो देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशंस की गई हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फर्स्ट, अगर हम वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात करें जैसे कि टैक्स शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको बोला जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो रिटेंशन ऑफ 41% शेयर, जो कि द कमीशन रिकमेंडेड मेंटेनिंग द स्टेट शेयर इन द डिविजिबल पोल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एट 41%, जो कि 15.26 लाख करोड़ के आसपास होता है। आइडेंटिकल टू द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन में भी यही 41% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता था। अब 16th फाइनेंस कमीशन की भी रिकमेंडेशन वही है, वर्टिकल डिवोल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नेट टैक्स प्रोसीड का जो है 51% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अभी देगी 1 अप्रैल से। देन डिविजिबल पोल क्या होता है उसको थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। दिस पोल इंक्लूड्स ग्रॉस सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू बट एक्सक्लूड्स द cost of collection, crucially cesses and surcharges which remain entirely with the centers. तो cost of collection of taxes और जो cesses और surcharge लगते हैं उनको एक्सक्लूड करने के बाद नेट टैक्स प्रोसीड्स रह जाता है या फिर नेट टैक्स रेवेन्यू रह जाता है जिससे कि 41% जो है गवर्नमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को देने वाली है। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें, द कमीशन urged the union government to annually disclose tax data as certified by the controller and auditor general to ensure states have full visibility into the net proceeds available for the devolution। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पता चले इसलिए कमीशन ने अर्ज किया यूनियन गवर्नमेंट से कि जो एनुअल टैक्स की डेटा है, कितनी टैक्स कलेक्ट हुई, उसकी डेटा को जो है डिस्क्लोज करने के लिए कमीशन ने जो है रिकमेंडेशन दी है, और इसको जो है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है ताकि स्टेट्स को जो है पता चल सके कि कौन से हेड से कितने टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टैक्स से एक्चुअल में कितना रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरेट किया है, ताकि वो डिवोल्यूशन के टाइम उनको जो है क्लियर ट्रांसपेरेंसी जो है वहां पर पता चल पाए। देन सेकेंड मेजर रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अमंग स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, मतलब कि जो 41% सेंटर टू स्टेट जो टैक्स का जो प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसमें से स्टेट्स को किस वेट के बेसिस पे स्टेट्स के बीच में उस पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो कुछ वेट्स होती है, उन वेट्स के अकॉर्डिंग जो है उनको उस पैसे से कुछ परसेंटेज में सारी चीजें मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में हम बात करें, यहाँ पे इनकम डिस्टेंस के बारे में बोला गया। सिक्स फाइनेंस कमीशन के कॉलम है और ये 15th फाइनेंस कमीशन 16 और 15। तो इनकम डिस्टेंस की अगर बात करें तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का
एवरेज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब पर कैपिटा स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एसजीडीपी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का जो है पर कैपिटा स्टेट पर कैपिटा स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें अगर देखें तो उसका अगर डिस्टेंस स्टेट का अगर देखते हैं, अगर एवरेज से अगर स्टेट का जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम है तो उसको उसके बेसिस से ज्यादा जो है इनकम डिस्टेंस के तरीके से ज्यादा उनको जो है फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर स्टेट के एवरेज से किसी भी स्टेट की मतलब ओवरऑल स्टेट की अगर हम बात करें तो एक एवरेज क्राइटेरिया से अगर उनका ज्यादा है तो उनको जो है इनकम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कम पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इसका जो है देखिए 15th फाइनेंस कमीशन में 45% था, 16th फाइनेंस कमीशन में इसको और ज्यादा कम कर दिया गया 22.5%, वेट को थोड़ा कम कर दिया गया। पॉपुलेशन के बेसिस में अगर 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है 16th फाइनेंस कमीशन में इसकी डिवोल्यूशन के परसेंटेज को या फिर शेयर परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है 17.5% दिया गया, जो कि पिछले फाइनेंस कमीशन के मुकाबले 2.5% ज्यादा है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें 15th फाइनेंस कमीशन में 12.5% था, अभी 10% है। एरिया वाइज अगर स्टेट की एरिया की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन में 15% था, अभी 10%, मतलब कम कर दिए गए हैं सारे परसेंटेज को, वेट को, और उसको दूसरे जगह पे एडजस्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2.5% यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। और 15th फाइनेंस कमीशन में 10% था, फॉरेस्ट और इकोलॉजी को उसके शेयर मिलते थे, यहाँ पे भी 10% है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। देन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मतलब स्टेट जो है अपने एरिया से मतलब अपने जुरिस्डिक्शन से कितना टैक्स कलेक्ट करके सेंटर को कंट्रीब्यूट करता है नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, मतलब यूनियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग 16th फाइनेंस कमीशन में 10% शेयर दिया जाएगा बोल के ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन जो है यूनियन गवर्नमेंट को दी है। ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन या फिर उससे और भी प्रीवियस फाइनेंस कमीशन में कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसको न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन में ये नहीं था, यहाँ पे न्यूली इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के बेसिस पे जो 2.5% टैक्स शेयरिंग हो रहा था उसको अभी रिमूव कर दिया गया और इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये सोर्स कहाँ से लिया मैंने, वॉल्यूम 1 मेन रिपोर्ट अगर आप जाके देखोगे फाइनेंस कमीशन का तो वहां से आपको ये चीजें पता चल जाएगी। ये उसका जो है मेन टेबल है, टेबल नंबर 2.8 फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल इवोल्यूशन, और उसके वेटेज किस वेट मतलब कौन से हेड को कितना वेट दिया गया है। पॉपुलेशन के हेड से अगर देखें तो 17.5%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अभी हमने डिस्कस की पिछले वाले पीपीटी में यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, ये आपको एज इट इज मिल जाएगा जब आप फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को देखोगे, मेन रिपोर्ट वॉल्यूम 1। ठीक है, देन विच स्टेट्स गॉट हाउ मच, जो हमारा जो है वर्टिकल डिवोल्यूशन हुआ 41%, 41% का अमाउंट कितना है और उसमें से कौन से स्टेट को कितना मिलने वाला है भी वो देखिए 41% जो है वर्टिकल डिवोल्यूशन फॉर्मूला के अंदर हमने देखा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम टोटल एस्टिमेट अगर करें 41% जो होता है वो 15.626 लाख करोड़ के बारे में, मतलब निर्मला सीतारमन में 2026-27 के बजट एस्टिमेट्स में ये कहा कि एस्टिमेटेड 15.26 लाख करोड़ जो है एज एज ए टैक्स डिवोल्यूशन नेट टैक्स प्रोसेस का जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो इसमें से 15.26 लाख करोड़ से कौन से स्टेट को कितना परसेंटेज दिया जाएगा उसको यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश को अगर हम बोले, आंध्र प्रदेश की कितनी है देखिए यहाँ पे, आंध्र प्रदेश की 4.21%, लेकिन यहाँ पे देखिए एक मेजर जो है चीजें आपको एक देखा जाए तो एक मेजर तरीके से आपको जो एक बायस नजर आएगा यहाँ पे कि साउथ के कुछ स्टेट जो है बहुत ज्यादा अपने जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको उतनी जो है
यहाँ पे शेयरिंग नहीं मिल रही। और जो नॉर्थ के कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि यहाँ पे बिहार की 9.948% जो है यहाँ पे उसको टैक्स का परसेंटेज दिया जा रहा है। और जो है एक और यूपी का भी जो है टैक्स परसेंटेज देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा है 17.619%। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो कि ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है बहुत सारी जो है टैक्स की प्रोसीडिंग्स उनको शेयर के रूप में दी जा रही है। और जो कुछ साउथ के स्टेट्स हैं जैसे कि यहाँ पे केरला की परसेंटेज देखिए आप देख सकते हो, और यहाँ पे तमिलनाडु की परसेंटेज आप देख सकते हो कितनी कम है उन स्टेट्स के मुकाबले जो कि मिडिल इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया के आसपास हैं। और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनको वेस्ट बंगाल जैसे कि यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल को अभी बहुत ज्यादा दिया गया। तो ये भी सोर्स मैंने उसी मेन रिपोर्ट से ली है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। ग्रांट इन एड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 9.47 लाख करोड़ जो रुपीस हैं वो ग्रांट के रूप में लोकल बॉडीज को डेवलप करने के लिए स्टेट्स को दिए गए हैं। तो ये ग्रांट इन एड जो होता है ये लोकल बॉडी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है। द commission consolidated grants exclusively focusing on local bodies and disaster management while discontinuing revenue deficit को बंद कर दिया गया। रेवेन्यू डेफिसिट के लिए जो शेयर दी जाती थी, जो ग्रांट्स दी जाती थी उनको बंद कर दिया गया। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स को बंद कर दिया गया, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स को बंद कर दिया गया। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ग्रांट्स जो है उस 9.47 लाख करोड़ में से 7.91 लाख करोड़ जो है लोकल बॉडी ग्रांट्स के रूप में सेंटर जो है स्टेट को प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में जो है SDRF और SDMF स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इन दोनों को जो है 2.04 लाख करोड़ से कुछ जो है यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। कितना क्या शेयरिंग है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लोकल बॉडी ग्रांट्स की अगर बात करें, जो अभी हमने पिछले पीपीटी में बात की 7.91 लाख करोड़ होता है, तो उसमें से 40-60 रेशियो के अकॉर्डिंग जो है उसको रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दिस इंक्लूड्स एलोकेशन फॉर रूरल लोकल बॉडीज 4.35 लाख करोड़, और जो 7.91 लाख करोड़ है उसमें से 4.35 लाख करोड़ जो है रूरल लोकल बॉडीज को जाएंगे, और जो है 3.56 लाख करोड़ जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज को जाएगी। देन द ग्रांट्स आर स्प्लिट इन एन 80-20 रेशियो, 80-20 रेशियो में उस ग्रांट्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब कि रूरल लोकल बॉडी जो 4.35 लाख करोड़ उसको मिले हैं, उसको जो है वो 80-20 के रेशियो में बेसिक सर्विसेज और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। बेसिक सर्विसेज मतलब कि रूरल पंचायत, जैसे कि पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पंचायत होते हैं उनकी बेसिक सर्विसेज जैसे कि कूड़ा साफ करना, बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन, उसमें बेसिक सर्विसेज में 80% जो है कॉस्ट जाएगा 4.35 लाख करोड़ का, रूरल गवर्नमेंट की अगर बात करें। और अगर हम ये दोनों में अप्लाई होता है, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज में दोनों जो है अपने अपने शेयर, जैसे कि यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी के 3.56 लाख करोड़ है, और तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है 80-20 रेशियो में उसको बेसिक सर्विसेज और परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करके उस फंड को जो है यूज करेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट का मतलब परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इतना जो है अर्बन लोकल बॉडी या रूरल लोकल बॉडी टैक्स कलेक्ट करके प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टैक्स के परफॉर्मेंस और अदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए उसमें 20% जो है इसका जो है गवर्नमेंट और ये लोकल गवर्नमेंट जो है लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी 80-20 और 60-40 रेशियो क्या होता है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो 60-40 रेशियो के अकॉर्डिंग जो है रूरल लोकल बॉडीज को
टोटल लोकल बॉडी के ग्रांट्स का 60% जाएगा, अर्बन लोकल बॉडी को 40% जाएगा। और उसी ग्रांट्स में से उनको 80-20 रेशियो में बेसिक सर्विसेज और परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज में अपने फंड जो है एलोकेट करने होंगे। ये रिकमेंडेशन दी गई है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नोटेबल अर्बन ग्रांट्स आर अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स। यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रांट्स जो है उसी में से जो है स्पेसिफाई किए गए हैं। 10,000 करोड़ जो है अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट्स के रूप में अर्बन लोकल बॉडीज यूज करेंगी, और मर्जिंग विलेजेस को मर्ज करने में, जैसे कि शहरों से जोड़ना, इसको मर्जिंग बोला जाता है। तो अर्बन लोकल बॉडीज उनको और इनमें ये फंड को यूटिलाइज करेंगे। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट के रूप में उनको एलोकेटेड ग्रांट्स में से 56,100 करोड़ रुपीस जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और मिड साइज सिटीज को डेवलप करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ग्रांट्स आर कंडीशनल ऑन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो स्टेट्स ड्यूली स्टेट फाइनेंस कमीशन बना के उसके अकॉर्डिंग जो है अपने ये जो टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं, जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, उसको चैनलाइज करेगा। हर स्टेट में जो है आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी बनाने के बारे में बहुत बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन सेंटर के जो रिकमेंडेशन है उसको चैनलाइज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा अपने अपने लोकल बॉडीज के ऊपर। ठीक है, अपने अपने स्टेट्स के लोकल बॉडीज के ऊपर स्टेट फाइनेंस कमीशन का रेगुलेशन होगा और रिकमेंडेशन होगा। ठीक है, पब्लिकली डिस्क्लोज द ऑडिट अकाउंट्स। जो स्टेट्स पब्लिकली अपने ऑडिट अकाउंट्स को डिस्क्लोज करेंगे और जो ड्यूली जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को बना के सारी फंड्स को ठीकली अगर यूटिलाइज करेंगे, तभी जाके ये ग्रांट्स जो है उनको सैंक्शन होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू अवेल द फंड्स। ठीक है, देन कंपैरिजन की अगर हम बात करें रूरल अर्बन लोकल बॉडीज में, उनको जो ग्रांट्स दी गई हैं, टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पे रूरल लोकल बॉडीज को 4.35 लाख करोड़ और अर्बन लोकल बॉडीज को 3.56 लाख करोड़। उसमें से अगर बेसिक ग्रांट जो कि 80% होगा, इसमें से रूरल लोकल बॉडीज को जो ग्रांट्स दिए गए जैसे कि 4.35 लाख करोड़, उसमें से 3.48 लाख करोड़ जो कि 80% होता है इस अमाउंट का, वो रूरल लोकल बॉडी बेसिक सर्विसेज में खर्च करेंगे, और जो 2.3 लाख करोड़ जो है 80% होता है 3.56 लाख करोड़ का, उसको अर्बन लोकल बॉडी बेसिक सर्विसेज पे यूज करेगी। परफॉर्मेंस ग्रांट की अगर बात करें जो कि 20% यहाँ पे बोला गया है, वो होता है 87,048 करोड़, जो कि रूरल लोकल बॉडीज अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए यूज करेंगे, और अर्बन लोकल बॉडी 58,032 करोड़ रुपीस जो है अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए यूज करेंगे। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो 2.04 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं, फंड्स आर एलोकेटेड टू स्टेट डिजास्टर रिलीफ एंड मिटिगेशन फंड। मैंने अभी अभी बताया आपको, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड और रिलीफ फंड और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इन दोनों को जो है मतलब स्टेट्स में ये दो तरीके के फंड होते हैं। तो उसमें उन सारी स्टेट्स को जो है 2.04 करोड़ लाख करोड़ जो है दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेट्स होंगे, इस एलोकेशन को 90-10 के रेशियो में जो है डिवाइड करेंगे। अगर नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट्स हैं तो 90-10 के रेशियो में उस फंड को एलोकेट करेंगे, मतलब कि 90% जो है यहाँ पे कौन देगा, 90% जो है ये हमारा जो है सेंट्रल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से जाएगा 90%, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का होगा 10%। और अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से 75%, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से 25% जो है यूज होगा, मतलब स्टेट फंड से 25%, नेशनल फंड से 75%। तो इसी तरीके से इस रेशियो को शेयर किया जाएगा उनमें। ठीक है, उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, रिलीफ ऑपरेशन करने के लिए। The commissions also recommended including heat wave and lightning as nationally notified disaster। तो नेशनली नोटिफाइड डिजास्टर के अंदर हीट वेव को भी शामिल किया गया है, और लाइटनिंग को भी, मतलब कि जब बारिश होती है तो लाइटनिंग होती है, उसको भी डिजास्टर के रूप में देखा
गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक नया डेफिनेशन ऐड किया है 16 फाइनेंस कमीशन। फिस्कल रोड मैप और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अभी कम करने के बारे में बोला गया है। द कमीशन रिकमेंडेड द सेंटर एम फॉर ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीडीपी बाय 2030-31, ठीक है। अभी 4.5% या 4.8% के आसपास हमारा जो फिस्कल डेफिसिट इस बजट में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उसमें शायद बताया गया है। एक्चुअल एस्टिमेट 4.8% के आसपास है शायद, देख लीजिएगा आप थोड़े जाके बजट को, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है 3.5% ऑफ द जीडीपी करने के लिए बोला गया है एट दी बाय द एंड ऑफ 2031, और स्टेट्स को जो प्रपोज किया गया है वो जो है 3% जो है स्टेट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो है प्रोडक्ट का जो है 3% होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, ऐसा स्टेट्स को रिकमेंड किया गया है। ऑफ बजट बोरोइंग्स की अगर बात करें, ऑफ बजट बोरोइंग्स का मतलब है जो बजट के अंदर मेंशन नहीं है, बजट के बाहर जो बोरोइंग स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूज करते हैं। जैसे कि जो बजट में अगर मेंशन है, किसी अगर कहीं से बोरोइंग कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट और वो अगर बजट में मेंशन नहीं हो रहा है साफ साफ, तो वो उसको हम बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। द कमीशन स्ट्रांगली एडवाइज स्टेट्स अगेंस्ट यूजिंग ऑफ बजट बोरोइंग्स एंड एम्फसाइज इंक्लूडिंग ऑल लायबिलिटीज इन देयर मेन बजट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो उनके मेन बजट्स में जितने भी बोरोइंग्स या फिर जितने भी ऑफ बजट के रूप में, मतलब बजट के बाहर जो जो रेवेन्यू कलेक्शन या फिर एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उनको जो है मेंटेन करने के लिए बोला गया है बजट के अंदर, मेन बजट के अंदर, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये एक सजेशन जो है फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है सजेस्ट किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे उसने जो फिजिकल रोड मैप जो बोला गया है डिफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का रोड मैप यूनियन और स्टेट का, यहाँ पे देखिए यूनियन गवर्नमेंट के लिए ईयर ऑन ईयर कितना कम करने के बारे में बोला गया है। 2026-27 में 4.2 कम होना चाहिए, अभी 4.8 है शायद, तो उसको 4.2 इस फिस्कल ईयर में 2026-27 में 4.2 यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 3%। स्टेट गवर्नमेंट का हमेशा जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे 4.2% से 4%, 3.8%, 3.6% और बाय द एंड ऑफ 2030-31 इसको जो है 3.5% तक रखने की बारे में बोला गया है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्लियर? चलिए, और एक लास्ट पॉइंट और आखिरी रिकमेंडेशन उसी में से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पावर सेक्टर के बारे में बात की गई है। इट अर्ज्ड फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन अर्ज्ड स्टेट्स टू प्राइवेटाइज इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स। जो डिस्कॉम्स का यहाँ पे मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनको प्राइवेटाइज करने के बारे में बोला गया है, क्योंकि स्टेट्स जो है इनको अच्छे तरीके से फंक्शनल नहीं करवा पा रहे हैं, तो इनको प्राइवेटाइज करने के बारे में जो है फाइनेंस कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है। सजेस्टिंग ए स्पेशल पर्पस व्हीकल टू मैनेज लेगेसी डेब्ट एंड पोटेंशियली सपोर्टेड बाय सेंट्रल कैपिटल असिस्टेंस। तो सेंट्रल कैपिटल असिस्टेंस को यूज करके और जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाने के बारे में बात की गई है, ताकि वो जो है लेगेसी डेप्थ को, मतलब कि जो पहले से चली आ रही जो डेप्थ है इन पावर सप्लाई के लिए, जो डेप्थ लिए जा रहे थे, अदर चीजों के लिए जो डेप्थ लिए जा रहे थे, उसको मैनेज करने के लिए एक डिस्कॉम, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको प्राइवेटाइज करने के बारे में बोला गया है, ठीक है। प्राइवेटाइज करने के बारे में बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, कि सेंट्रल कैपिटल असिस्टेंस के थ्रू जो है पॉसिबल हो पाएगा। सब्सिडीज के बारे में अगर बात करें, द कमीशन रिकमेंडेड रेशनलाइजिंग अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर बाय इंप्लीमेंटिंग क्लियर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। जो भी स्कीम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट जो है बेनिफिशियरीज को पैसे भेजते हैं, उनमें एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे कि विश्वभद्रा योजना उड़ीसा के अंदर चल रहा है, तो उसमें हर महिला को जो है उसके अंदर कैश ट्रांसफर या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मेंशन होने के बावजूद भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं है, मतलब जो उस क्राइटेरिया को फिलअप नहीं कर रहे हैं उनको भी जो है पैसे मिल जा रहे हैं।
तो वो एक क्लियरली एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रख के कैश ट्रांसफर करने के बारे में, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर ना करके जो कंडीशन होगी, जो क्राइटेरिया होगी उसके अकॉर्डिंग रेशनल तरीके से जो है कैश ट्रांसफर करने के लिए फाइनेंस कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रिफॉर्म्स की अगर बात करें, इट आल्सो एडवाइज रिव्यूइंग और क्लोजिंग 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर, जो 308 इनएक्टिव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, टू क्रिएट फिजिकल स्पेस, उनको जो है या तो क्लोज करने के बारे में बोला गया है या तो उनको रिव्यू करने के बारे में बोला गया है, उनके फंक्शंस। ठीक है, ताकि फिजिकल स्पेस जो है यहाँ पे बना रहे, ताकि कोई अननेसेसरी जो है पैसे खर्च ना हो इन इंस्टीट्यूशन को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए जो इनएक्टिव पड़े हुए हैं। ठीक है, तो या फिर उनको रिव्यू करना जरूरी है या फिर जो इनएक्टिव है उनको क्लोज करने के बारे में बोला गया है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट्स को रेकमेंड किया गया है। ठीक है, तो इतना ही था आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी को जो है ये इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक जो है समझ में आया होगा, और बहुत सारी एग्जाम्स में इसके बारे में पूछी जाती हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स को जो है आप सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में मैं आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस लाने वाला हूँ, जिससे कि आपको अपने स्टडी में हेल्प हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स।